नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित व्याख्यान माला के नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं आदिकालीन परिस्थितियों की। किसी भी काल के साहित्य को जब हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें उस काल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी युग की परिस्थितियों का साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है, क्योंकि एक ओर तो ये अपने युग की परिस्थितियों का चित्रण करता है और दूसरी ओर उस युग को प्रभावित भी करता है, जिससे परिस्थितियों में बदलाव आता है। इसलिए किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करें तो इसकी शुरुआत कुछ आलोचकों ने 7वीं शताब्दी से और कुछ ने 11वीं शताब्दी से मानी है। इसलिए आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल का समय सन 700 से सन 1400 तक है। 700 वर्षों तक फैले आदिकाल की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परिस्थितियों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनैतिक परिस्थितियों की। राजनैतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम बात करते हैं कि उस समय प्रमुख शासक कौन थे, रियासतों में आपसी संबंध किस प्रकार के थे और भारत के विदेशियों के साथ कैसे संबंध थे। राजनैतिक दृष्टि से जो आदिकाल है वो अव्यवस्था, अराजकता, गृह कलह यानी आपसी झगड़ों और पराजय का युग था। एक ओर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे और दूसरी ओर भारतीय सामंत और राजा आपसी जलन, दुश्मनी और लड़ाइयों में उलझे हुए थे। महान शासक हर्षवर्धन ने सन 606 से लेकर 647 तक शासन किया और उनकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता खत्म हो गई थी और पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। अरब क्षेत्र में जन्मा इस्लाम धर्म पश्चिम तथा पूर्व की ओर बढ़ने लगा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके वहां अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। 10वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और अपने साथ बहुत सी धनराशि लूट कर वापस चला गया। इस समय दक्षिण में राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। प्रसिद्ध चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल पूर्वी भारत में अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गहड़वालों या गाहड़वारों का सशक्त राज्य था, परंतु इन तीनों में ही एकता नहीं थी। 12वीं शताब्दी में मुसलमानों और मंगोलों ने फिर से हमले करने शुरू कर दिए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अनेक बार दिल्ली पर आक्रमण किए और कन्नौज के राजा जयचंद की सहायता से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में सफल हो गया था। बाद में जयचंद को हराकर उसने दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी। ये कहा जाता है कि राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी आपसी शत्रुता और उनका दूरदर्शी न होना था। अब बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों की। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। धीरे धीरे मंत्रयान, सहजयान और वज्रयान भी अस्तित्व में आए। जो वज्रयानी थे उन्हें ही बाद में सिद्ध कहा गया। ये अपने तंत्र मंत्र, जादू टोना और ध्यान धारणा के कारण सामान्य लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। इसी काल में बौद्ध और शैव मत के मिश्रण से नाथ पंथ का उदय हुआ और जनता में बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिष्ठा हिंदू साधुओं से किसी प्रकार कम नहीं थी। उस समय जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म आदि के अनुयायी थे वे अंधविश्वासों के शिकार बनने लग गए थे। कापालिकों और तांत्रिकों का प्रभाव सभी वर्गों पर दिखाई देने लगा था। धार्मिक स्थल व्यभिचार, आडंबर, धन लोलुपता आदि के शिकार बन चुके थे। पुजारी और महंत भी धन संग्रह की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म के प्रवेश के कारण धार्मिक जगत में भी एक परिवर्तन दिखाई देने लगा था। इसी काल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य ने अपने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। आगे बात करते हैं आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों की। इस काल में जाति व्यवस्था के नियम बहुत कड़े थे और अस्पृश्यता यानी छुआछूत चरम सीमा पर थी। राष्ट्रीयता की भावना लुप्त हो गई थी और व्यक्तिगत बहादुरी पर ज्यादा बल दिया जाता था। स्त्रियों के लिए युद्ध हुआ करते थे। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। राजाओं का जीवन विलासिता से भरा हुआ था और आम जनता कष्ट में थी।
बहादुरी का आदर्श इस प्रकार था, जाकी बेटी सुंदर देखी ता घर जाए धरी तरवारी, यानी अगर किसी की कन्या सुंदर है तो उसके घर शस्त्र लेकर चले जाना चाहिए और उसका अपहरण कर लेना चाहिए। आदिकालीन समाज में नारी जाति की जो स्थिति थी वो बहुत शोचनीय थी। वो क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु बनकर रह गई थी। इस काल में सती प्रथा और जौहर प्रथा भी प्रचलित थी। तत्कालीन राजनैतिक राजपूत वंश कुलीनता और बलिदान की भावना को अधिक महत्व प्रदान करते थे। यही कारण था कि राजपूत नारियां भी अपने पतियों के बलिदान को शौर्य का प्रतीक मानती थीं। राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा काफी प्रचलित थी, लेकिन यही स्वयंवर कभी कभी युद्ध के कारण भी बन जाते थे। मुसलमान भले ही भारत में आकर बस गए थे, लेकिन हिंदुओं ने उनके प्रति कट्टरता का रुख अपनाया हुआ था, यानी भारतीय समाज ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। इससे सामाजिक व्यवस्था और हिंदू संस्कृति की तो रक्षा हुई, लेकिन जो राष्ट्रीय एकता थी उसे बहुत गहरा धक्का लगा। राजा और अमीर लोग बहुपत्नी प्रथा में विश्वास रखते थे, यानी उनकी एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थीं। विधवाओं का पुनः विवाह नहीं हुआ करता था। मुसलमानों के आक्रमण के बाद हिंदू समाज धीरे धीरे कुरीतियों का शिकार होने लगा था। कुल मिलाकर आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। आइए अब बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की। इस काल में धार्मिक और वीर गाथात्मक साहित्य बहुत मात्रा में रचा गया। सिद्धनाथ और जैन कवियों ने धार्मिक साहित्य रचा और दरबारों में वीर रसपूर्ण साहित्य रचा गया। इस काल में पुरानी हिंदी या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में साहित्य की रचना की गई। चंदबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और अद्दहमाण जैसे महान कवि इसी काल में हुए। इस युग में संस्कृत साहित्य भी प्रचुर मात्रा में रचा गया। ज्योतिष, दर्शन तथा वेदों पर टीकाएं लिखी गई, यानी उन्हें सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीहर्ष ने नैषध चरित की रचना की। कलहण की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, वो भी इसी काल में रची गई। अमरूक कवि की रचना अमरूक शतक और हाल कवि की आर्य सप्तशती इसी काल की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, मम्मट, जयदेव, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ जैसे महान संस्कृत विद्वान इसी काल में हुए। आगे अब बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों की। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये युग बहुत महत्वपूर्ण है। जब सम्राट हर्षवर्धन शासन कर रहे थे तो उस समय देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत सुदृढ़ थी। इस काल में मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला का खूब विकास हुआ। इसी कालखंड में भुवनेश्वर, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, कांची, तंजौर, बेलौर, खजुराहो आदि स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। इस युग की भवन निर्माण कला से प्रभावित होकर प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी लिखते हैं, वे यानी हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे, यानी बहुत ऊंची सीढ़ी पर चढ़ चुके थे। हमारे लोग यानी मुसलमान जब उन्हें यानी मंदिरों को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हर्षवर्धन के काल के बाद इस्लाम के आने से उत्तरी भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का टकराव हुआ और मुसलमानों की मूर्ति पूजा और मंदिर विरोधी भावनाओं के कारण ही एक ओर मूर्ति कला का विकास अवरुद्ध हो गया और दूसरी ओर मुस्लिम शासक पुराने मंदिरों को भी नष्ट भ्रष्ट करने लगे। हालांकि 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में परस्पर आदान प्रदान होने लगा था। आगे बात करते हैं आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण की। आदिकाल का जो साहित्य है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है राज्याश्रित या वीर गाथात्मक साहित्य। ये साहित्य राजाओं के दरबारों में रचा गया और इसके अंतर्गत कुछ रासो ग्रंथों को शामिल किया जाता है। आदिकालीन साहित्य का दूसरा प्रकार है धर्माश्रित साहित्य। इस प्रकार का साहित्य सिद्धनाथ और जैन कवियों ने रचा है। तीसरे प्रकार का साहित्य है लोकाश्रित साहित्य, यानी ऐसा साहित्य जो लोक भाषाओं में रचा गया या आम लोगों के लिए जो साहित्य रचा गया वो लोकाश्रित साहित्य कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं राज्याश्रित साहित्य की, जिसे आमतौर पर रासो साहित्य भी कहा जाता है।
राज्याश्रित साहित्य वो साहित्य है जो राजाओं के दरबार में रचा गया और आमतौर पर ये साहित्य श्रृंगार और वीर रस से परिपूर्ण है। रासो साहित्य की बात करने से पहले हम रासो शब्द का अर्थ जान लेते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। प्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासकार गारसा द तासी ने इस शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। इनका कहना है कि चारण काव्यों में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है और इसी कारण इन चारण काव्यों का नाम रासो पड़ा, परंतु ये मत विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ना चाहा है, लेकिन अन्य विद्वानों के अनुसार ये मत ठीक नहीं है। नरोत्तम स्वामी जी ने इस शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। पंडित हरि प्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति राज यश से मानी है। इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासक एक छंद भी है और संस्कृत साहित्य में उपरूपक यानी नाट्य रचना का एक भेद भी है। रासो काव्य मूल रूप से ऐसे काव्य रहे होंगे जिनमें रासक छंद का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता रहा होगा। आगे चलकर रासो काव्य का ऐसा रूप निश्चित हो गया जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया जा सके। भाव की दृष्टि से रासो काव्य आमतौर पर प्रेम प्रधान थे। आगे चलकर इसमें वीर गाथाओं की भी रचना होने लगी। इस प्रकार आदिकालीन वीर गाथाओं में चारण कवियों ने चरित काव्यों के लिए रासो शब्द का ही प्रयोग किया है। राजपूत काल में चारण जाति के लोग राजाओं के दरबार में रहकर उनकी वीरता और यश का गान किया करते थे। ये लोग आमतौर पर कवि और गीतकार हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी ये युद्धों में भी भाग लिया करते थे और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे। आइए अब बात करते हैं आदिकाल में रचित प्रमुख रासो ग्रंथों की। पहला ग्रंथ है खुमान रासो, जिसकी रचना दलपति विजय ने की है। इसमें मूल रूप से चित्तौड़ के दूसरे खुमान, जिनका समय सन 870 से 900 ईस्वी तक माना गया है, के युद्धों का वर्णन है। इसकी वर्तमान जो प्रतियां मिलती हैं उनमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता है और राजाओं के युद्धों, विवाहों आदि के वर्णन के साथ साथ नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन आदि का भी प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया गया है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त और तोटक आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इस ग्रंथ का रचना काल सन 1730 से 1760 के बीच माना जाता है। हालांकि इसके प्रारंभिक रूप की रचना 9वीं शताब्दी में ही हुई थी। इसमें 5000 छंद हैं। इस ग्रंथ की मूल प्रामाणिक प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काव्य कृति में अनेक सरस चित्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक विरहिणी नायिका वर्षा ऋतु में नायक के विदेश में होने पर खींचती हुई कहती है, प्यू चितोड़ न आविऊ सावण पहली तीज, जोवे वाट विरहिणी खिण खिण अणवे खीज। यानी सावन के महीने की पहली तीज है और प्रियतम चित्तौड़ वापस नहीं आ रहे हैं। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम की बाट जोहती रहती है और क्षण प्रतिक्षण खींचती रहती है। अगली रचना है बीसलदेव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नालह। इस कृति का जो रचनाकाल है वो माना जाता है 1155-56 ईस्वी। बीसलदेव रासो में लिखा है, 12 से 72 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ ही, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। यहाँ पर 12 से 72 से तात्पर्य है 1212। ये विक्रमी संवत है। अगर हम इससे 57 साल घटा दें तो हमें वर्ष 1155 प्राप्त होता है। बीसलदेव रासो 128 छंदों का गेय काव्य है, जिसका संपादन माता प्रसाद गुप्त जी ने किया है। इसकी भाषा आदिकालीन हिंदी का सहज स्वरूप लिए हुए है। इस ग्रंथ में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह
वियोग और पुनः मिलने की कहानी कही गई है। बीसलदेव रासो एक श्रृंगारिक रचना है, ये हमें याद रखना है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर राजा बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। राजमती 12 वर्ष तक बीसलदेव के विरह में दुखी रहती है। वो राजभवन की दीवारों को कोसती है और वन में रहने की कामना करती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब बीसलदेव लौटता है तो राजमती 16 श्रृंगार करके उससे मिलती है। इस कृति में संयोग और वियोग श्रृंगार के बड़े ही सुंदर चित्र कवि ने खींचे हैं और 12 मासा वर्णन पद्धति पर नायिका की विरह व्यथा का वर्णन किया है। 12 मासा से तात्पर्य है साल के 12 महीनों में नायिका की मनोदशा का वर्णन करना, यानी पौष महीने में उसकी क्या मनोदशा है, माघ महीने में क्या मनोदशा है, फाल्गुन महीने में क्या मनोदशा है और इसी प्रकार अगले अन्य महीनों में वो किस प्रकार अपने प्रियतम को याद करती है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बीतती है। इसमें नारी जीवन की विवशता पर बड़ी ही मार्मिक उक्तियां कही गई हैं। प्रकृति चित्रण भी बहुत सुंदर है। सुकुमार अनुभूतियों का कलात्मक रूप से चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है और कुछ अरबी, फारसी तथा तुर्की शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। गेय होने के कारण इसकी भाषा में हेर फेर भी होता रहा है। तीसरा ग्रंथ है परमाल रासो या अल्लाखंड। इसकी रचना जगनिक नामक कवि ने की है। ये रासो काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में ये अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता जगनिक महोबे के राजा परमर्दी देव या परमाल देव के आश्रित कवि थे। इसमें महोबा के 2 वीरों अल्लाह और उदल यानी उदय सिंह की वीरतापूर्ण कथा को गेय रूप में प्रस्तुत किया गया है। सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आल्हाखंड के नाम से इसे छपवाया था। इस काव्य रचना की भाषा और इसके छंद विधान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रचना मौखिक रूप में ही प्राप्त हुई है। इस ग्रंथ में 52 लड़ाइयों और अनेक विवाहों का वर्णन है। ये आदिकाल का सबसे अधिक प्रचारित काव्य है। इसे आदिकाल की वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा सकता है। इस काव्य रचना का एक प्रसिद्ध छंद इस प्रकार है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी एक कुत्ता आमतौर पर 12 बरस जीता है और एक गीदड़ आमतौर पर 13 बरस जीता है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी 18 वर्ष का ही जीवन जीता है, यानी वो युवावस्था में ही बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देता है। अगर वो बिना अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किए एक लंबा जीवन जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। अगली काव्य रचना है विजय पाल रासो, जिसके रचनाकार है नल्ल सिंह। इसके रचना काल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 16वीं शताब्दी के बाद की रचना सिद्ध किया है, लेकिन मिश्र बंधुओं का कहना है कि इसका रचनाकाल 1298 ईस्वी के आसपास का है। इसके रचयिता नल्ल सिंह माने जाते हैं और इसमें केवल 42 छंद ही मिलते हैं। इस छोटे से काव्य में राजा विजयपाल सिंह के युद्धों का ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। विजयपाल विजयगढ़ के यादव राजा थे और नल्ल सिंह उनके प्रमुख आश्रित कवि थे। भाषा के आधार पर ये रचना 17वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं लगती। अगला रासो ग्रंथ है हमीर रासो, जिसके रचनाकार शारंगधर माने जाते हैं। इस ग्रंथ की कोई भी मूल प्रति नहीं मिलती। केवल प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ में इसके कुछ छंद उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। इन्हीं छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने एक स्वतंत्र ग्रंथ हमीर रासो के होने का अनुमान लगाया था और शारंगधर कवि को इसका रचयिता बताया था, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक कवि को इसका रचयिता माना है। रासो परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है और मुख्य रूप से छप्पय, कवित्त,
तोमर, तोटक, गाहा और आर्या छंद प्रयुक्त हुए हैं। ये मान्यता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले जाने के बाद चंद बरदाई ने भी गजनी प्रस्थान किया था और जाने से पहले पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जलहण को सौंप दिया था। जलहण ने इस ग्रंथ का बाकी हिस्सा या आखिरी 10 अध्याय रचकर इसे पूरा किया था। इस संबंध में ये पंक्ति प्रचलित है, पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृपकाज, यानी चंद बरदाई ने अपने काव्य ग्रंथ को अपने पुत्र जलहण को सौंप दिया और खुद वे राजा यानी पृथ्वीराज चौहान का कार्य करने गजनी चले गए। पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उस पर विद्वानों में मतभेद है। हालांकि शुरू में ये ग्रंथ इतना विवादास्पद नहीं था, गारसा दतासी को भी इस पर कोई संदेह नहीं था और शुरुआत में जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे प्रामाणिक ही मानते थे। पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्धि को भारत से यूरोप तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। इन्होंने इस ग्रंथ की वर्णन शैली और इसके काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके एक बड़े भाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस वीर काव्य के आधार पर अपना राजस्थान नामक विख्यात इतिहास ग्रंथ लिखा। कर्नल टॉड के ग्रंथ से प्रेरणा पाकर F.S. ग्राउस, जॉन बीम्स और डॉक्टर A.F. रुडोल्फ हॉर्नले जैसे विद्वान भी पृथ्वीराज रासो की ओर आकर्षित हुए और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कुछ विद्वानों को नियुक्त कर पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच प्रोफेसर बुलर को अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सन 1875 में जयानक नामक कवि द्वारा 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय की एक आधी अधूरी प्रति मिली। इस ग्रंथ में दिए गए तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही पाए गए और इसकी तुलना में प्रोफेसर बुलर को पृथ्वीराज रासो और उसके रचयिता चंद बरदाई की ऐतिहासिकता और वास्तविकता पर संदेह हुआ। इन्होंने पत्र लिखकर एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा रासो का प्रकाशन रुकवा दिया। इस प्रकाशन के टाल दिए जाने पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सन 1905 में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बाबू राधाकृष्ण दास, कुंवर कन्हैया जू और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रासो का संपादन करवा के 2 भागों में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद चंद और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष और विरोध में अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं के तर्क वितर्क जोर पकड़ने लगे और विवाद बढ़ता चला गया। राजस्थान में रासो की 60 से अधिक प्रतियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान समय में पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पहला संस्करण बृहदाकार है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है और इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने सन 1585 में लिखी गई प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इसमें अध्यायों को सम्यऊ या समय कहा गया है और इस बृहद संस्करण में कुल 69 समय हैं तथा 16,306 छंद हैं। ये संस्करण सबसे अधिक अप्रामाणिक माना गया है, किंतु साथ साथ यही सबसे लोकप्रिय संस्करण भी है। दूसरा संस्करण है मध्यम आकार का। इसमें 7,000 छंद हैं। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। इसमें अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है। मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रामाणिक मानते हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। इसमें अध्यायों को खंड कहा गया है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान इसे ही मूल रासो मानते हैं। इसमें काव्य को सर्गों या अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं रासो की प्रामाणिकता के प्रश्न पर। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करणों को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इसकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के 4 वर्ग बन गए हैं। पहले वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वान हैं, जो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है।
दूसरे वर्ग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, राम कुमार वर्मा आदि विद्वान हैं, जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ को जाली कहते हुए भी अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तीसरे वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि हैं, जो रासों को अर्ध प्रामाणिक कहते हैं। ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका वास्तविक रूप आज उपलब्ध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि मूल रूप में पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद यानी तोता मैना के संवाद के रूप में रचा गया था। इसी आधार पर द्विवेदी जी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया और उसमें 8 सर्गों को स्थान दिया। चौथा मत है नरोत्तम दास स्वामी का। इन्होंने ये बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी, अर्थात इसे महाकाव्य के रूप में नहीं रचा गया था। उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आलोचक रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके कौन कौन से तर्क हैं। उनके तर्क इस प्रकार हैं। रासो में जो उल्लिखित घटनाएं हैं और जो नाम है वो इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पृथ्वीराज का उनके नाना अनंगपाल द्वारा गोद लिया जाना और संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बीसल देव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध हैं। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, जबकि रासों में कमला बताया गया है। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो तर्क संगत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु का वर्णन भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90 से 100 वर्षों का अंतर है। इसी प्रकार जो विद्वान या आलोचक पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, उनके तर्क इस प्रकार हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासो का मूल रूप बाद में जोड़े गए अंशों में छिपा हुआ है। इस ग्रंथ की जो लघुतम प्रतियां मिली हैं, यानी छोटी छोटी प्रतियां मिली हैं, उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है, वो संवत की भिन्नता के कारण है। इस संबंध में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियां काफी हद तक शुद्ध सिद्ध हो जाती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरों वाली अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है, इसलिए उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन अंशों में ये शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त अथवा बाद में जोड़ा गया माना जाना चाहिए। जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर के निवासी थे। वहां उस समय तक मुसलमानों का प्रभाव पड़ चुका था, इसलिए उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की विशेषताओं पर। सभी विवादों के बावजूद चंदबरदाई हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो का सबसे बृहद संस्करण लगभग 2500 पृष्ठों का है और इसमें 69 समय या अध्याय हैं। रासों में लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें कवित्त या छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक,
गाहा, आर्या आदि प्रमुख हैं। छप्पय चंद-बरदाई का प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है और प्रसंगानुसार अन्य रसों को भी स्थान मिला है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज और उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। आइए अब बात करते हैं वीर गाथात्मक साहित्य की विशेषताओं की, यानी जो साहित्य वीर रस से परिपूर्ण है और राजाओं के दरबार में लिखा गया, उसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की स्तुति। वीर गाथात्मक जो साहित्य है ये मुख्य रूप से दरबारी कवियों द्वारा रचा गया और ये जो कवि हैं किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा और स्तुति करना इनका परम कर्तव्य हो जाता था। इस कारण आदिकाल का जो वीर गाथात्मक साहित्य है वो काल्पनिक बातों, घटनाओं और युद्धों से भरा पड़ा है, क्योंकि कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक काल्पनिक बातों और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का सहारा लिया है। दूसरी विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। जो आदिकालीन साहित्य है उसमें हमें कहीं भी राजनैतिक एकता के दर्शन नहीं होते। इस काल के जो कवि थे वो केवल अपने आश्रयदाताओं के राज्य या रियासत को ही राष्ट्र समझते थे। अपने राज्य की सीमाओं से बाहर सोचने का ना तो इन्हें अवकाश था और ना ही ये इसे आवश्यक समझते थे। यानी उस दौर के साहित्यकार पूरे देश के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना नहीं रखते थे, बल्कि अपने राज्य या अपनी रियासत के प्रति ही ये स्वयं को उत्तरदायी समझते थे। अगली विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। इस युग के जो कवि थे वो असी यानी तलवार और मसी यानी स्याही के धनी थे, यानी ये कविताएं भी लिखते थे और रण क्षेत्र में जाकर कभी कभी युद्ध भी लड़ते थे। इसी कारण ये कवि युद्धों का बड़ा ही सजीव चित्रण कर पाते थे। इस युग में जो वीरता का आदर्श था वो परमाल रासों की इन पंक्तियों से जाना जा सकता है। 12 बरस ले कूकर जीवे, अरु 13 ले जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कुत्ते का जीवन 12 वर्ष होता है और गीदड़ का जीवन 13 वर्ष होता है। इसी तरह जो क्षत्रिय है या योद्धा है उसे बहुत ही कम आयु मिलती है, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते युवावस्था में ही वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यदि वो लंबा जीवन जीता है और कोई युद्ध नहीं लड़ता तो उसके जीवन को धिक्कार है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की ये कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। अगली विशेषता है वर्णनात्मकता। इस काल के जो कवि थे वो वर्णन करने में सिद्धहस्त थे। वर्णनात्मकता से तात्पर्य है ऐसा साहित्य रचना जिसमें केवल तथ्य या नाम भर दिए गए हो और उसमें भावनाओं का थोड़ा अभाव हो। इन कवियों ने वृक्षों के नामों की, मिठाइयों के नामों की, वस्त्रों के नामों की लंबी लंबी सूचियां अपने काव्य में शामिल कर दी है। इन कवियों ने त्योहारों, उत्सवों, युद्धों, क्रीड़ाओं, अस्त्र शस्त्रों, पकवानों, आमोद प्रमोद के साधनों और वस्त्रों आदि का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन इन कवियों की इस प्रवृत्ति के कारण आदिकाल का जो साहित्य है वो भावनाओं और अनुभूतियों का साहित्य ना होकर केवल वर्णनात्मक साहित्य बनकर रह गया है। यानी उसमें संवेदनशीलता कम है और रूखापन या नीरसता अधिक आ गई है। अगली विशेषता है नारी के विविध रूपों का चित्रण। वीर गाथात्मक जो साहित्य है उसमें नारी को मुख्य रूप से कामिनी और क्षत्राणी यानी एक सुंदर स्त्री और एक बहादुर स्त्री जैसे रूपों में चित्रित किया गया है। एक कामिनी के रूप में उसे अद्भुत सौंदर्य से युक्त दिखाया जाता था और एक क्षत्राणी या बहादुर नारी के रूप में वो स्वयं रण क्षेत्र में जाकर अपने युद्ध का कौशल दिखाया करती थी। अगली विशेषता है जन जीवन से विमुखता। इस काल के जो कवि थे उन्होंने आम लोगों के सुख दुख, उनकी पीड़ा, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अपने साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया। वास्तव में आदिकाल का जो साहित्य है वो समाज के सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी उसमें समाज के आम लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। आदिकाल के जिन कवियों ने राज्याश्रित साहित्य रचा है उनका प्रकृति से अधिक संपर्क नहीं था और ना ही वे प्रकृति से अधिक प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी जब वे सेनाओं के प्रयाण या सेनाओं के कूच करने का वर्णन करते थे तो प्रसंगवश रास्ते में आने वाली नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्र और अन्य प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी कर देते थे। प्रकृति का चित्रण इस काल में उद्दीपन रूप में ही अधिक हुआ है। प्रकृति
का चित्रण दो प्रकार से किया जाता है। एक है आलंबन रूप में, जहाँ पर केवल और केवल प्रकृति की ही बात होती है, और दूसरा है उद्दीपन रूप में, जहाँ पर मनुष्य के सुख और दुख से जोड़कर प्रकृति का चित्रण किया जाता है। तो इस काल में स्वतंत्र रूप में या आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है और उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। अगली विशेषता है वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालीन जो साहित्य है वो मुख्य रूप से वीर और श्रृंगार रस को ही समर्पित था। किसी सुंदर स्त्री अथवा राजकुमारी का चित्रण करते समय आदिकालीन कवियों की जो प्रवृत्ति थी वो श्रृंगारिक हो जाती थी, और जब ये युद्धों का चित्रण करते थे तो इनके काव्य में वीर रस उपस्थित हो जाता था। अगली विशेषता है ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना। राजाओं की स्तुति या प्रशंसा करने के लिए कवियों ने ऐतिहासिक तथ्यों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, बल्कि उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारतीय कवियों ने इतिहास नाम भर को लिया। शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। यानी इन कवियों के साहित्य में काव्यात्मकता ज्यादा है और तथ्यात्मकता कम। अगली विशेषता है प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना। प्रबंध काव्य से तात्पर्य है लंबा काव्य, जिसके अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं, और मुक्तक काव्य से तात्पर्य है ऐसे छंद लिखना जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। कबीर के दोहे मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। आदिकालीन कवियों ने महाकाव्य और खंड काव्य के साथ साथ मुक्तक काव्य की भी रचना की। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य अथवा महाकाव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और बीसल देव रासो मुक्तक काव्य का उदाहरण माना जाता है। अगली विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग। वीर गाथात्मक जो साहित्य है उसमें वीर रस से युक्त घटनाओं के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा थी। इसी आधार पर कोमल भावनाओं और सौंदर्य का चित्रण करने के लिए भाषा का एक ऐसा रूप विकसित किया गया जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता थी, और भाषा के इस रूप को डिंगल के आधार पर पिंगल नाम दिया गया। अगली विशेषता है छंदों के प्रयोग में विविधता। आदिकालीन जो कवि थे उन्होंने पुराने छंदों के साथ साथ अनेक नए छंदों को भी काव्य में स्थान दिया। गाथा अथवा गाहा, पद्धरी, नाराच, रासो, दोहा और छप्पय जैसे छंदों का इस काल में प्रमुखता से प्रयोग किया गया। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं वीर गाथात्मक साहित्य के महत्व की। ऊपर बताई गई सभी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल का वीर गाथात्मक साहित्य ऐतिहासिक और साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये साहित्य पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अतिशयोक्ति पूर्ण शैली के कारण इस साहित्य में ऐतिहासिकता थोड़ी कम देखने को मिलती है, फिर भी राजपूत इतिहास का कुछ अंश इन काव्य ग्रंथों में मिल जाता है। श्रृंगार और वीर रस का सुंदर अंकन इन रचनाओं में किया गया है। युद्धों के सजीव चित्रण से ये रचनाएं भरी पड़ी हैं। संगीतात्मकता और गेयता की प्रवृत्ति भी वीर गाथाओं में मिलती है। इस धारा के कवियों ने प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्यों का सृजन किया।